नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम अभिषेक तिवारी जी के साथ हैं और अभिषेक तिवारी जी से पूछेंगे कि भाई आपके राहुल भैया को हुआ क्या है आखिरकार? कोई शिलाजीत खा लिए हैं या कोई विशेष पदार्थ ले लिए हैं? चक्कर क्या है? नहीं, राहुल गांधी जिस ओवर कॉन्फिडेंस में एक बचपन में कहावत सुनी थी, बचपन में नहीं एक्चुअली उस वक्त मैं डिप्लोमा कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में था। तो मेरे एक लेक्चरर ने मुझे बताया कि 3 माले से अंडा गिरा तो नहीं टूटा, तो कोइंसिडेंस था। दूसरी बार कूदा, फिर नहीं टूटा, क्योंकि इस बार उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं टूटूंगा। लेकिन तीसरी बार टूट गया क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस था। तो राहुल गांधी के साथ वही समस्या है। एक बार लकीली 99 पे पहुंच गए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ सर वो फ्लूक था, फ्लूक है। ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप कुछ लोगों को निकालना 10 सीट था और कम हो गई लगभग 30 सीटें, तो वो एक समस्या आई है। लेकिन वो बीजेपी की अपनी क्रिएट की हुई समस्या थी। इसमें कोई अखिलेश यादव या राहुल गांधी की बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है। इसी प्रकार से, चूंकि आप तो राजस्थान में हैं, राजस्थान में भी यही हुआ है। आपने अपनी गलतियों की वजह से सीटें गंवाई हैं, वरना आप 25 जीतते, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने हरियाणा में लगातार लोग बोलते रहे, आप ध्यान नहीं देते, तो उसकी समस्या में का जो है समाधान भी आप ही को करना है और आप भुगतेंगे आप ही। मैंने अभी 4 दिन पहले भी ये बात उठाई कि मोनू मनेसर अभी भी जेल में क्यों है? क्योंकि रवीश ने एक पैरोडी गा दी और आप डरते हैं। आप जब तक अपने राष्ट्रीय हितों को डर डर के इग्नोर करेंगे, तब तब आपका कोर वोट बैंक आपसे शिफ्ट हो जाएगा। मोनू मनेसर जैसा गौरक्षक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनका अपना कैडर बेस होता है, इनके अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं, ये लोग ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम करते हैं। हरियाणा में भी आप ही की सरकार, राजस्थान में भी आप ही की सरकार। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या आपकी सरकार हरियाणा में गलती से चली जाए तब आप जगेंगे? उसी प्रकार से ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है राहुल गांधी को समझ में आ रहा है। किसी ने कान में फूका कि आपके झूठ बोलने की वजह से हुआ, तो सीना तान के खड़ा हुआ। पहले हिंदू विरोध, और देखिए उसको हिंदू विरोध बात बोलने का फायदा मिला है, ये बात तो तय है ना। उसके पूरे अलायंस को हिंदुओं को गाली देने के वजह से अधिक सीटें मिली है। इसको तो इंटरप्रेट रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग या उनके जो आसपास के सलाहकार हैं, वो लोग तो बोलेंगे ही कि देखिए आपने हिंदुओं को गाली दिया ना, तो आए ना 99 सीट। आप बेकार में जन्ने उधारी ब्राह्मण बन के सोमनाथ मंदिर घूम रहे थे, इसी प्रकार से गाली दीजिए। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसने फिर से गाली दी। लेकिन वो ये बात बोले, किसी भी चीज को हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है, वो अच्छा साइन नहीं है कि अब मैं इस बालक बुद्धि को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये डेंजरस साइन है राहुल गांधी के लिए नहीं, पूरी इंडी अलायंस के लिए। क्योंकि वास्तव में अगर ये करने पर पड़ गया, कुछ नहीं करना है, दबे केसेस को उठा देना है। नेशनल हेराल्ड तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, राहुल गांधी पे ठोक दीजिए यूएपीए, मत देखिए मुंह कौन है क्या है, फिर देखिए बवाल, आप खाली ठोक तो दीजिए। आज मेरे महाराष्ट्र के किसी एक समर्थक का फोन आया, उसने बोला मुसलमानों की लंबी लाइन लगी है 1500 रुपए लेने के लिए। अब ये आप ब्लंडर करते हैं, आप पिच बदलना नहीं चाहते, आप उसी पिच पर खेलना चाहते हैं। आपको पहले कहना था ये लक्ष्मी योजना मुसलमानों के लिए हराम है, ये योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए। अगर आपने ये कहा होता तो राहुल गांधी लोग जंप करते और आपके ऊपर जितना हिंदुत्व को लेकर के अटैक करेंगे, आप उतनी तेजी से अच्छे से राइज करेंगे। लेकिन वो हिंदू को अटैक करेंगे और डिवाइड करेंगे, तब आपके लिए परेशानी है। दोनों का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। तो राहुल गांधी इस वक्त जो है वो हिंदुत्व को लगातार जो अटैक कर रहे हैं, वो बीजेपी विक्टिम कार्ड खेलेगी तो हिंदू अब नाराज होंगे, क्योंकि आप 10 साल से सत्ता में है।
यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने का समय जा चुका है, अब आपको रेलने का टाइम है। ये जो है उनको सबक सिखाने का टाइम है। विक्टिम कार्ड वाला कार्ड समय गया, वो आप 2013, 12, 15 किए, हो गया। अब वो समय बदल गया है। तो अब जो मोदी जी की भाषण क्यों लोगों को अच्छी लगी? क्योंकि उन्होंने उसमें कहा स्पष्ट रूप से कि ये जो तुम्हारा झूठ का चैनल है, मैं इसको भी तोड़ दूंगा। अब ये अपने आप में बहुत नोट करने वाली बात है कि झूठ का चैनल चल कहां से रहा है। ऑब्वियसली सोरस ने कहा था मैं इतने मिलियन डॉलर मोदी की सरकार को गिराने के लिए दूंगा। तो अगर आप उस चैनल को वास्तव में तोड़ना चाहते हैं, उस डीप स्टेट के फंक्शन करने वाले लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तोड़ेंगे तब तो ठीक है, लेकिन नहीं तोड़ेंगे और सिर्फ बोलेंगे तो 6-8 महीने बाद ये और एंगर में बदलता जाएगा, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे यार मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वोट भी किए। और मुझे याद है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब मैं ट्रेन में, बस में ट्रैवल करता था तो लोग कहते थे, "कहाँ? अटल जी भी तो आए हिंदू के नाम पे, तो कहाँ हिंदुओं के लिए कुछ किए हैं? कुछ किए तो नहीं हैं।" अब करेक्ट। ये जो सिनेरियो है ना, ये धीरे-धीरे होता है, बढ़ता है और एक एक सैचुरेशन लेवल पे जाके उसको ब्रेक डाउन करता है। अब जब ब्रेक डाउन करेगा तो फिर वो वोटर्स में उदासीनता आती है, आपके सपोर्टर्स में उदासीनता आती है, कैडर्स में आती है और इसको चेंज करने की आवश्यकता है। अच्छी बात ये है कि मोदी सरकार ने स्वयं, मोदी जी ने ज़िम्मेदारी उठाई, लेकिन अभी भी अध्यक्ष का इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, उसमें डिले चल रहा है और मुझे डर है ये जो नड्डा प्रेम है, भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है अभी भी। जी। तो अब तो राहुल गांधी तो पूरी तरह से अराजकता पर उतर आए हैं, और न केवल हिंदुत्व विरोधी, लेकिन पूरी तरह से जिसको बोलते हैं अराजकता, क्योंकि अराजकता, राजनीति शास्त्र में अराजकता भी एक तरीका है सरकार चलाने का। और आपने ये देखा अराजकता के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने कैसे सरकार चलाई, और आम आदमी पार्टी ने अराजकता की सरकार चला के एक बार नहीं, एक बार तो लगभग मेजॉरिटी पे पहुंच गए, और 2 बार सुपर मेजॉरिटी लाए हैं वो, 2 बार। जी। हुँ, हुँ। ये अलग बात है कि जेल में हैं। तो अराजक तत्वों का जो आपने केजरीवाल ट्रीटमेंट किया, तो यदि राहुल गांधी भी उसी राह पे चल रहे हैं, तो क्या वो भी उसी रास्ते जा रहे हैं? करना पड़ेगा जो और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए ये मैं मानता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग था, ऐसा कुछ नहीं है। डेलिबरेट था किस प्रकार से वो गोगोई का हाथ पकड़ के वो करने के लिए खींच के लेके आए वेल में, हालाँकि ओम बिरला ने जी ने कहा भी, अब वो लगातार डेलिबरेट ढंग से सेना के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। पता नहीं इनका और चीन का कितना गहरा संबंध है, ये तो जाँच का विषय, ये तो सरकार का काम है। लेकिन सरकार के पास ऑप्शन है, सरकार कर सकती है, एक मामूली सांसद ही तो है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब देखिए इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ-कहाँ लैग कर रहे हैं। अमृतपाल का वो अभी रिसेंटली बयान आया। अमृतपाल का बयान बहुत गंभीर है। वो इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि वो कहता है मैं नहीं मानता हूँ मैं भारतीय हूँ और वो भारत के संसदीय प्रणाली के तहत चुना जाता है संवैधानिक रूप से और वो शपथ लेने के लिए उसको बेल मिली है। आपके पास ऑप्शन है। आप तो कानूनविद हैं सर, आपको तो पता है कि इसका उत्तर क्या है। तो इस ऑप्शन का आपको करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देखिए कश्मीर के एक सांसद का वो आरफा खान नाम के चैनल पे वायरल हो रहा है कि 370 को लेकर के फिर से वैसा बवाल हो जाएगा एक दिन और हम वो कर मतलब वैसा बवाल हो सकता है। बहुत गुस्सा है लोगों में। ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई कीजिए। ओपनली मंच पे बयान जब दे रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से वो किया जा रहा था, इनको पूरे साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना था। सारे के सारे इंडिया लायंस वालों को। उसके बाद आप बिल वगैरह पारी कराने के लिए अगले सेशन में ईज़ी हो जाता आपके लिए और एकदम डिस्क्वालीफाई किए। रूथलेस राजनीतिक देखिए एक तो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी, एलिगेशन भी है कि आप हिटलर हैं, फासिस्ट हैं। ऊपर से आप विक्टिम कार्ड खुद ही खेल रहे हैं, तो ये दोनों चलेगा नहीं क्योंकि आपके जो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका वोटर गाएगा
हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की और आप हेडफोन लगा के अली मोले मोरे अंगना वाला गाना सुनेंगे, ये तो दो नहीं चलेगा। तो आपको क्लियर, तो मोदी जी क्लियर तो हो रहे हैं, दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई भी मुसलमान मंत्री इस बार नहीं बनाया। लेकिन आपको और भी ट्रांसपेरेंट ढंग से सिर्फ अपने वोटर पे फोकस करना होगा और वापस लेके आना होगा, अदरवाइज मुसीबत जारी रहेगी। चाहे आप कितना भी फ्रीबीज दे ले महाराष्ट्र में, इतना आसान नहीं है। आपको राज ठाकरे को फ्रेम में लेके आना होगा। हरियाणा में अभी भी देखिए, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको रियलाइज भी नहीं है कि मात्र 3 से 4 महीने बाद इनका अपना चुनाव है। ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ हलचल नहीं है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी पर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसे नहीं चलता सर, ऐसे नहीं चलता। बीइंग बीजेपी की आइडियोलॉजी से मेरी आइडियोलॉजी काफी हद तक मैच करती है। इस वजह से मुझे तकलीफ होती है ये बात कहने में कि अभी भी बीजेपी में चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी जी जरूर चेंज नजर आ रहे हैं थोड़े से। आपको ये नहीं लगता कि एक समस्या आ गई है काफ़ी, कि बीजेपी में अब पूरा का पूरा जो उनका जो इकोसिस्टम है बीजेपी का, वो ये प्रतीक्षा करता है कि मोदी जी बोले तो वो जो मोदी जी बोल रहे हैं उसी को वो इको करें। अब अपनी तरफ से वो कुछ नहीं बोलते हैं कि, और अपनी तरफ से अब आप देखते हैं कि कोई भी आपको स्ट्रीट पर भी नहीं दिखता, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। कि पहले यदि इस तरह की बातें होती थी तो स्वतःस्फूर्त तरीके से बीजेपी का जो अमला था, उनके जो संगठन थे, वो पहुंच जाते थे ग्राउंड पे। लेकिन अब ऐसा होता दिखता नहीं है आजकल। बिल्कुल सही आपने ये बात नोट की है सर, और इसका असर है, इसी का असर है। आप देखिए, अपने पास से भले शहजाद पूनावाला कहेंगे कि बीजेपी का सपोर्ट है, लेकिन उन्होंने लीगल हिंदू डिफेंस स्वयं शुरू किया और कितना उनको उसके लिए अप्रिशिएशन मिल रहा है। वैसे ही आपको काम करने होंगे। अगर लीगल हिंदू डिफेंस सिस्टम जैसा आप सोचिए, चुनाव से 6 महीने पहले कुछ हुआ होता, उनके ऊपर भी एफआईआर का डर होता, फेक न्यूज को लेकर के डर होता, तो इस मास लेवल पर कम से कम नॉर्दर्न बेल्ट में बीजेपी को नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पर किसी ने नहीं किया, और हार के बाद भी नहीं किया। अंततोगत्वा शहजाद पूनावाला ने वो इनिशिएटिव लिया। इसके बाद आते हैं आगे, आप देखिए महाराष्ट्र में जब बात हुई कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मैं रिजाइन करता हूं और मैं ग्राउंड पर काम करना चाहता हूं रिवाइवल के लिए, करने देना चाहिए था। उससे क्या होता है कि आप वापस में ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं। आप विदर्भ हार गए महाराज, ये वैसा ही है कि कर्नाटक में आप सेंट्रल कर्नाटक हार रहे हो। अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड आप कैसे हार सकते हो? बिहार में आप शाहपुर प्रमंडल से गायब हो गए, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था। आप वहां पर मजबूत हुआ करते थे। आप बक्सर हार गए, आप सासाराम हार गए, आरा हार गए। ये आपका लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से मजबूत हुआ करता था। क्या कारण है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड हार रहे हैं, और जहां पर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं है वहां पर आप निकल जा रहे हैं। यानी वहां पर जिनको पता था कि मुझे परिश्रम करके चुनाव जीतना है, वो चुनाव जीते। लेकिन जिनको ये पता था, अरे हम चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी है ना, हम जीत जाएंगे, कोई टेंशन, वो सब हार गए, वो सब हार गए। अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा गया और मोदी जी के इतर भी आपको करना, मोदी जी ने यहां काउंटर किया। आप देखिए अगले दिन पूरा बीजेपी आईटी सेल कैसे एक्टिव नजर आई। जिस दिन मोदी जी सदन में थे, लगा ही नहीं था ना कि ये बीजेपी आईटी सेल वही है जो आज से 15-20 दिन 25 दिन पहले वाली थी। ऐसा क्यों है? मतलब मोदी जी क लिखेंगे तो आप भी लिखेंगे क, और मोदी जी दूसरे कार्य में विधि हो गए, बिजी हो गए, विदेश में चले गए, तब आप क्या करेंगे? तब आप उस दिन बरसात का मौसम गाना लगा के कुमार सानू का और चाय पिएंगे? नहीं, आपको तो ये छुट्टी। सामने अब वाला आपका राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी कितना डेंजरस हो गया है। पहले मुझे लगता था कि अब ये कहना कि ये पप्पू है, बाल बुद्धि है, मैं बाल बुद्धि से भी इत्तेफाक नहीं करता। ये राक्षसी बुद्धि है। और जिस प्रकार से वो सेना के ऊपर डेलिबरेटली अटैक कर रहा है, सेना को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, उस पर तो यूएपी लग जाना चाहिए। क्या है, एक मामूली सांसद ही तो है, उससे ज्यादा क्या है? सांसद पर लग सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं लग सकता।
वैसे कुछ काउंटर टेररिज्म का इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हुआ है, ऐसा सुना। नहीं, वो तो आप चाइना और इसके लेवल पे आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, वो होता रहेगा, ये झूठ बोलता रहेगा, क्योंकि इसका ओवर कॉन्फिडेंस है क्यों, मैं बता देता हूं इसको भी। इसका कारण यह है कि इसके जो आईटी सेल के गुर्गे हैं, जिन्होंने मास लेवल पर झूठ फैलाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ठोस। आप सोचिए कि इस देश के होम मिनिस्टर के विरुद्ध आरक्षण को लेकर के फेक न्यूज फैलाया गया, आपने किया क्या? आपने क्या किया? आप उसको काउंटर कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये फेक न्यूज है। अरे भाई, ट्विटर पर भी आपसे ज्यादा कहीं हमारी और आपकी रीच है सर, जो हम लोग ट्वीट करते हैं। वो आप मुंबई की एक मैडम है, उनके तो खुद के 25,000 फॉलोअर हैं। अब वो संभालेंगी वो चीज, बोलना बुरा लगता है लेकिन बोलना पड़ेगा। अच्छा, वो भाऊ तोड़ से कर सर, श्वेता जी की बात कर रहे हैं आप? मैं नाम क्यों लूं सर? हाँ लेकिन क्यों नहीं, नाम लेना चाहिए, श्वेता शालिनी जी, हैं जिन्होंने तो जिन्होंने भाऊ उनके तोरसेकर जी को सीख देने का प्रयास किया था। बताइए बताइए, मतलब मुझे इस बात का इतना प्रयास क्या किया दुख था, हुआ। लीगल नोटिस ही दे दिया था उनको तो सीधा सीधा। हाँ, वो तो जब हम लोगों ने बातचीत उठानी शुरू की, आपने ट्वीट किया, मैंने ट्वीट किया, उस पे फिर ट्रेंड होने लगा, अनुपम ने ट्वीट किया, फिर अजीत ने किया, तो फिर उन्हें दबाव रहा, ये कौन लोग हैं जो रैंडम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उस लेडी को इतना तो पता होना चाहिए कि भाऊ तुलसीकर सर है कौन, उनका ऑरा क्या है। इस देश के मंत्री मिनिस्टर लोग जब भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे, कार्ड लेके गए थे घर पर कि सर आप जरूर आइएगा। आपको पता, अच्छा ऐसा भी नहीं कि उसने जब कहा कि अच्छा डिलीट किया तो घमंड कम हो जाएगा, घमंड कम नहीं होता। ये हार का कारण है सर। आपको अपने आप को पहले थोड़ा रियल ग्राउंड पर लेके आना होगा और पता करना होगा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी आईटी सेल, कांग्रेस आईटी सेल, आरजेडी आईटी सेल, इवन इवन लेफ्ट आईटी सेल, लेफ्ट इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन उसका आईटी सेल तो नहीं है, लेकिन वो लोग आपस में कनेक्टेड है तो आईटी सेल की तरह ही बिहेव करते हैं। ये कितना सुपर डुपर स्ट्रांग है। और सर, ट्विटर का मुकाबला ट्विटर पर होगा, धरातल का मुकाबला धरातल पर होगा, यूट्यूब का मुकाबला यूट्यूब पर होगा। आप मुझे बताइए सर, सिर्फ जयपुर डायलॉग्स के 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं और आपके पूरे भाजपा के कहने को करोड़ों एक्टिव कार्यकर्ता हैं, तो आपके पास कोई तो मैकेनिज्म होगा ना कि व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के थ्रू आप कनेक्ट करते होंगे। आप क्यों नहीं 15-20 रैंडम एब्सोल्यूट स्नैच हिंदू बीजेपी सपोर्टर चैनल को कहते हैं कि आप लोगों का ये दायित्व है, ये लोग एक्सपोज करते हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के हर प्रोपेगेंडा को, आपके यूट्यूब में ये चैनल्स 15-20-30 सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आप करते तो आपको काउंटर करने की आवश्यकता ही नहीं है ध्रुव राठी की। ये मैकेनिज्म आपने क्यों नहीं बनाया? अचानक से हमको आपको दिख रहा है कि कोई एक XY यादव है जिसके 10-15 हजार फॉलोअर हुआ करते थे, आज 1 लाख फॉलोअर हो गए, ऐसे हो जाएंगे रातों रात। उसके पीछे कोई मैकेनिज्म काम कर रहा है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं बड़ा दुखी होता हूं सर, बहुत पैशनेट आदमी हूं इस चीज को लेकर के। मेरा मानना है कि चाहे बिहार हो या कोई भी स्टेट, जब बीजेपी आती है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि हम मुझ जैसा युवा आरजेडी को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिहार में भी अब चुनाव की बिगुल और आहट सुनाई पड़ने लगी है। सम्राट चौधरी अपना पगड़ी खोल आए हैं सरयू नदी में, तो ये सब अच्छा, दिखाते हैं तो अच्छी बात है ना। जब तो मैं कहता सरयू हूं आप ये पगड़ी, कीजिए उनका क्या व्रत था? कि जब तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो आप किस हिसाब से उतार दिए? इस्तीफा देकर के नीतीश जी ने खुद को इस्तीफा दिया, फिर बोला हम ही सीएम बनेंगे, तो इस्तीफा तो दिया था ना सर टेक्निकली। हाँ, इस्तीफा तो दिया था, बिल्कुल इस्तीफा इस्तीफा दिया दिया था, था इस्तीफा दिया था। तो महागठबंधन से इस्तीफा दिया था। महागठबंधन से उनका उनका बैर, उनके कहने का मतलब है मेरा बैर भाई राजद से, और मेरा भी वैसा ही कुछ हिसाब किताब है। इसी वजह से कुल मिला के ये है। और अभी रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट चल रही है बिहार में अचानक से। मैंने भी बात की, इतने 3-4 महीने में बहुत सारी पार्टियां कैसे तैयार हो जाएंगी, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है कि क्यों एनडीए पहले चुनाव में जाना चाहती है। जी।
क्या प्रशांत किशोर से डर रहे हैं? डरना चाहिए। देखिए क्या है ना कि हिंदू बहुत बुद्धिमान प्रजाति है। उसे पता है कि यादव और मुसलमान राजद का कोर वोटर है, वो नहीं टूटेगा। उसे पता था कि पवन सिंह नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी वो पवन सिंह को वोट देने गया, तो एनडीए का वोट डिवाइड हुआ, वहां से राजा राम जीत गया। ठीक उसी प्रकार से उसे पता है कि प्रशांत किशोर नहीं जीतेंगे, लेकिन अचानक से कुछ बुद्धूजीवी हिंदू के अंदर ये आ गया कि बदलना पड़ेगा नीतीश को, नीतीश को हरा देंगे। अरे भाई, नीतीश हराओगे तो एनडीए नहीं हारेगा, बीजेपी नहीं हारेगी। और जहां जहां प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं वहां पर स्पेशली सब ये चुल जो है ना सवर्णों में ज्यादा आता है। एक तो बिहार में है भी 14%, बड़ी मुश्किल से, और ये 14% भी कभी भी यूनाइट नहीं रहे हैं, और फिर भी इनको लगता है कि हम ही सरकार बना रहे हैं। तो इनको लगने लगा है कि नीतीश कुमार बहुत गलत हो रहा है, बहुत हो रहा है, राजद वाला सब कुछ युग भूल गया है। अभी 1.5 साल पहले इनकी हालत खराब थी, सब कह रहे थे कैसे राजद सरकार बाहर हो जाए सत्ता से। अब जब बाहर है तो इनको याद आया कि अरे नीतीश भी उतना अच्छा नहीं है, प्रशांत किशोर अच्छी बात कर रहा है रोजगार की। अरे वो केजरीवाल पार्ट 2 है भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, पता नहीं किन बुद्धूजीवियों के दिमाग में ये सब भर गया है, ये सब बातें भर गई हैं। बिहार में किसी स्टेट में रोजगार, पलायन, इन सब मुद्दों पे वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। दीवार फिल्म में भी शशि कपूर बेरोजगार थे, मनोज कुमार रोटी कपड़ा और मकान में भी बेरोजगार थे, और आप भी रहेंगे जब तक ये डिग्री से बाहर नहीं निकलेंगे। आज भी मुझे एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता थी, मैंने बोला अप टू 25,000 दूंगा, 18 स्क्रिप्ट चाहिए महीने की। बिहार में अच्छा स्क्रिप्ट राइटर क्यों नहीं है भाई? यानी आपको राइटिंग नहीं आती, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, और हाई डिमांड है इन सब चीजों की। आता क्या है? अरे तो हम ग्रेजुएट हैं। अरे तो ठीक है ग्रेजुएट हो, आता क्या है? सरकारी जिसको नौकरी चाहिए ना। नहीं आता क्या है? मैं आपको वो मेरा वायरल वीडियो तो ट्विटर पर याद होगा, जो मैंने कहा था कि मतलब क्या थर्मोडायनेमिक्स पता है? नहीं पता है। जीरोथ लॉ पता है? नहीं पता है। अरे भाई हीट पता है? नहीं पता है। अरे भाई विस्कोसिटी पता है? नहीं पता है। तो भाई तुमने पढ़ाई क्या की? मेरे पास डिग्री है, मैं बेरोजगार हूं। तो भाई तुम्हारे पास 100 डिग्री भी हो जाएगी और तुमको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, तुम आजीवन बेरोजगार रहोगे। कहने का ये मतलब है कि जिस बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष या राहुल गांधी हिट कर रहे हैं, वो इसी वजह से पिन कर रहा है वहां पर, क्योंकि इस प्रकार के बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमेशा से ज्यादा रही है। बीजेपी और उसकी आईटी सेल को यह समझाना बहुत आवश्यक है कि रोजगार की कतई कमी नहीं है, अभी भी उसी प्रकार से रोजगार मिल रहा है। बस आपको नॉलेज वाला कोर्स करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन ये तो मानसिकता विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में तो अत्यधिक है ना। आप देखिए, आप गुजरात चले जाइए। गुजरात में मैं गुजरात में रहा हूँ कुछ दिनों तक, और उस समय जबकि सरकारी नौकरी के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हुआ करता था, ऐसे समय रहा हूँ गुजरात में। मैं था बड़ौदा में, अहमदाबाद में कुछ समय तक। तो वहाँ किसी को बोलते थे, भई आप क्या करते हैं? तो बताते थे हम सरकारी अफ़सर हैं। तो वो आपको ऐसे देखता था कि सरकारी अफ़सर, अच्छा। मतलब हेय दृष्टि से, यानी यदि आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ ऑब्वियस सी बात है। चपरासी भी जो है वो स्टॉक मार्केट खेलता है। हाँ खेलता है, मुझे और याद है। अपने बच्चे को किसी बड़ी कंपनी में या बड़ी फैक्ट्री में लगाने के सपने देखता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल नहीं है। अब बात वही है ना कि आप देखिए कि मेघा पाटकर को फाइनली हो गया ना, वो पनिशमेंट हो गई ना। तो आप मैं देखिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ गुजरात में, मेरे विचार से कि जैसे वो नवनिर्माण जो आंदोलन हुआ था अर्ली 70s में,
जी। उससे भी बड़ा आंदोलन हुआ जो ये हार्दिक पटेल ने लीड किया था। हाँ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी भले रोते पड़ते आई हो, जीती भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। इतना बड़ा आंदोलन कहीं बिहार में हो जाए तो बिहार में बीजेपी का नामो निशान नहीं मिले। ये एकदम 100% सही बात है कि इतना बड़ा आंदोलन बिहार में हो जाए, लेकिन क्या है ना, बिहार में काबिल लोग बहुत हैं। बिहार में एक किसी के पीछे जाने वाला वो ज्यादा स्मार्ट है क्या, उसके पीछे हम जाएंगे, उससे बड़े नेता तो हम हैं, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन जिसके पीछे वो वैसी फोर्स खड़ी है, वो खड़ी है। आप देखिए, राजद आज भी रैली बुलाएगी तो बड़ी रैली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बस तेजस्वी यादव को देखना है, उसका क्या इंटेलेक्ट है, वो किस प्रकार की बातें करता है, किसी उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं आप जनसुराज की सभाओं को देखिए, तो वहां इंटेलेक्ट के नाम पे 100, 150, 200 लोग जुटते हैं। यही वो उनका मैकेनिज्म है, और हर जगह एक ग्रुप बनाते जा रहे हैं 150, 200 की। तो अर्ली चुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि 2025 दिसंबर में फुल फ्लेज्ड ये चुनाव लड़ना चाहते हैं 243 सीट पे। पहले ही ये पप्पू यादव से मिलकर के अपनी, मेरे दृष्टिकोण में, ये अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। किंतु अगर 2025 में चुनाव होगा बिहार का, तो प्रशांत किशोर गिरते पड़ते भी 5 से 6% का वोट डेंट कर देगा बिहार। और बिहार की राजनीति को मैं कितना समझता हूं, ये तो एग्जिट पोल में बार बार साबित होता है। मैंने तब भी कहा था कि कहीं कुछ हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है वो दिख रहा था। बिहार में अगर 5 से 6% ये डेंट कर गए, आरजेडी सरकार बनाएगी, तेजस्वी सीएम बनेगा। और तब ये जो बुद्धूजीवी जो प्रशांत किशोर को सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं, अगले 5 साल रोएंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी आरा वाले, बक्सर वाले, सासाराम वाले रो रहे हैं। और इसी वजह से अर्ली चुनाव कराने का प्लान है कि नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी तक अगर हम अगले साल भी करा दें, तो पीके तैयार नहीं हो पाएगा। और इस बार निकलना जरूरी है, और बिहार के लिए बहुत बहुत क्रूशियल चुनाव, और बीजेपी के लिए भी। अगर एनडीए सत्ता में आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती है तब भाई साहब बड़ा मुश्किल होगा आने वाले समय में। क्योंकि मोदी जी को फिर चुनाव तो लड़ना है, मोदी जी को भी। और एक बार राजद यहां पर पूरी तरह से आ गई, तब देखिए सर, रिगिंग अलग ढंग से होती है और वोट नहीं देने दिया जाएगा, ये दो अलग अलग चीज है। वो तो ईवीएम देख रहे तक हैं ना, पहुंचना। वोट हाँ। बंगाल वाला मॉडल तो सफल है सभी जगह। आप देखिए, वो जो हम लोगों ने एक्सपोज किया ना उसको, कि वो शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट भी किया कि कंप्यूटराइज कुछ और आउटपुट जा रहा है, ईवीएम से कुछ और कागज पर लिखा आ रहा है। बीजेपी को 524 वोट मिले हैं, कंप्यूटर पे अपलोड हो रहा है 252 वोट। अरे भाई साहब, इसी मैं समझ गया कि एक पोल फेल हो सकता है, 2 पोल, 3 पोल, लेकिन सारे पोल क्यों फेल हो गए, मैं समझ गया। और बीजेपी कभी इसलिए नहीं जीत पाएगी क्योंकि वो टीएमसी मॉडल नहीं अपना रही है। टीएमसी मॉडल क्या है? ऐसा नहीं है कि लेफ्ट के समय हिंसा कम थी, नंदीग्राम उस समय भी हुआ। तो लेफ्ट को हराने के लिए टीएमसी ने क्या किया? वो विक्टिम कार्ड थोड़ी ना खेल रही थी, वो चढ़ बैठी थी उनके ऊपर भी कि तुम मारो पीटो जो करो, हम नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता इस वक्त जो है, और बीजेपी की जो लीडरशिप है, वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। अरे हमारे लोगों को मार दिया गया, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके पास 100 ऑप्शन है, दिया तो था। हाई कोर्ट ने इशारों इशारों में बात की तो थी कि केंद्रीय बल को कितने दिन रखना है, क्या करना है। अब क्या हाई कोर्ट खुद बोल दे कि मैं ऑर्डर देता हूं मोदी जी को कि आप कुछ कीजिए? इसमें डर है, फियर फैक्टर है। वो मैं समझता हूं कि आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, 6 महीने बाद चुनाव होता है और ममता फिर जीत के आती है, तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। लेकिन आपके पास राष्ट्रपति शासन के अलावे सैकड़ों विकल्प है, उन विकल्पों पे तो आप ध्यान दीजिए ना। धरिए अभिषेक बनर्जी को, उठाइए उसकी वाइफ को, वो क्या रगड़िए है पार्थो कि चटर्जी को। उदार चरिता नाम हो ही वसुधैव कुटुंबकम। माने उदार केजरीवाल चरित को वाले उठा लोग सकते हैं, हैं। ममता बनर्जी को नहीं उठा सकते? भाई अब ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो होगा। क्या होगा आप बताइए।
नहीं, देखिए होने को तो फिलहाल यही है कि मेरे जितने बंगाल के सोर्सेज़ कहते तो हैं कि केंद्र सरकार बोल रही है कार्रवाई करेगी, करेगी। लेकिन सिर्फ़ वो कार्रवाई पार्थो चटर्जी या फिर वो संदेश खलीवाले तक ही सीमित है ना। आपको अटैक करना होगा कि ममता के सीने में डर हो। वहाँ डर बिठाना होगा। अभी आप देखेंगे आने वाले समय में मैं मैं कभी भी इस बात पर सहमत नहीं था कि केजरीवाल को टांग लिया जाए। केजरीवाल डरा हुआ बीजेपी के लिए ज्यादा हितकर था और ज्यादा हित कर रहा था। वो डरा हुआ था। अब जो है वो डर खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी के सीने में डर नहीं है। उसे लग रहा है कि वो कुछ भी करवा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है सर। तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है और मोदी जी अगर चेंज्ड मुझे नजर आ रहे हैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1-2 महीने में जो हमारी शिकायतें हैं बीजेपी को लेकर के उसमें भी चेंजेस नजर आएंगे सर। और उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? बाबा कुछ तो योगी फॉर्म जी में को आ फ्री गए। हैंड मिला है क्या? वो तो हमारे एपिसोड के बाद ही मिल गया था। हम लोगों ने डिस्कस तो किया था सर चीफ सेक्रेटरी का क्या होगा। तो चीफ सेक्रेटरी बदल गए और सासाराम के हैं और योगी जी के काफी क्लोज माने जाते हैं। इसके अलावे देखिए ताबड़तोड़ डीएम लोगों की अदला बदली हुई है जहां जहां आ रहे थे। उसके बाद योगी जी का वो स्टेटमेंट आना कि जिन जिन जनपदों में बीजेपी कमजोर पड़ी है वहां के एमएलए और सांसद के बीच में अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो कार्रवाई सब पर होगी, चाहे वो मंत्री हो या एमएलए हो। इससे मुझे लखीमपुर खीरी और अजय टेनी वाला याद आ गया कि वहां पर लखीमपुर खीरी के सभी विधायक बीजेपी के और टेनी मिश्रा जो है वो हार गए। तो समझ में आ गया कि योगी जी की का इशारा किधर है और वो क्या कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने वार्निंग दी और संभवतः मेरे पास जानकारी है 100-120 विधायक है जिनको कहा गया कि अभी से आप क्षेत्र में जाइए, वहां रहिए। अधिकारियों को कहा गया कि बीजेपी के विधायक और सांसदों के फोन कॉल अटेंड कीजिए, उनकी शिकायतें सुनिए। अगर आप नहीं सुनेंगे और मेरे पास शिकायत ये आ गई कि विधायक और सांसद का कॉल्स नहीं सुना जा रहा है, तब फिर आप भुगतेंगे। और विधायकों को कह दिया है कि आप जाइए क्षेत्र में मिलिए लोगों से, उनकी समस्या का समाधान कीजिए। आपका अफसरशाही वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये काम तो शुरू के 3 समीक्षा बैठकों में होगी, चौथे में चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए। लेकिन तब तक ये हाथरस वाला दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया। अब देखते हैं वहां पर, हालांकि इसमें लेफ्ट लॉबी को लगा था कि वो गेंद उठा लेगी, लेकिन जैसे ही पता चला कि लेटर ऑन के क्या है कौन है वो, तो थोड़ा वो ठंडे में आ गए। बोला कि नहीं नहीं ज्यादा अटैक नहीं कर सकते। अखिलेश यादव तो खुद ब्रह्मांड वाले संत की तारीफ कर रहे थे, तो इस पे इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये मामला भी कूल डाउन हो जाएगा। यूपी ज्यादा बेहतर परिस्थिति में, मैं अभी भी कह रहा हूं कि यूपी में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की जीत एक फ्लूक थी, हिंदुओं की आपसी फूट और नाराजगी का नतीजा था। अब ये वाली गलती 2027 में नहीं होने जा रही है और ये आपको स्टैब्लिश कर देगा ये जो बाईपोल होने जा रहे हैं। जी और आपको ये जो हाथरस वाला जो कांड हुआ और हाथरस वाले कांड में जिस प्रकार से योगी जी ने तुरंत कार्रवाई करके और तुरंत जुडिशियल कमीशन अपॉइंट कर दिया, ये हम देखते हैं कि कई अन्य अन्य स्थानों पर इस प्रकार का कार्य नहीं होता। जरा अब नूह की रहने घटना दीजिए, याद कर लीजिए। मुंह मत खुलवाइए। अभी भी नीट सरदर्द बना हुआ है, मुझे फोन आते हैं। उदाहरण सामने है दोनों, इतना क्या लेना देना है। अब योगी जी ने तुरंत पीसी किया, तुरंत बिठा दिया अच्छा और अच्छा, वो जो पेपर लीक वाले मामले में भी योगी जी ने तुरंत तुरंत कार्रवाई की। तुरंत वो तुरंत पूरा कार्रवाई कर दी। एग्ज़ाम तुरंत रद्द किया और पूरा एग्ज़ाम रद्द करके तुरंत तुरंत कार्रवाई की और कानून ले आए। कानून लाके और उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान डाल दिया। तो मैसेज तो दिया ना कि भाई सरकार काम कर रही है। मैसेज क्लियर है सर और ये मैसेज और कठोर होने जा रहा है अगले 6-8 महीने में। और ये वार्निंग दे दे रहा हूं इसी मन से, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बहुत अति उत्साह में हैं, उन्हें लग रहा है कि वो जीत गए हैं, उनके सांसद बन गए हैं तो बचा लेंगे। ऐसा है, आपके सांसद कुछ काम नहीं आएंगे। ऐसा है, आपके सांसद सही समय पे कोई कार्रवाई कर नहीं पाएंगे और वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में बाबा की सत्ता है, समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं। वो सिर्फ सांसद है, उनका अपना
अधिकार क्षेत्र होता है। इसलिए जो कुछ लोगों का मन बढ़ गया था, तो 2-4 जगह बुलडोज़र चल चुका है। लेकिन ये अभी छोटी वार्निंग है, आने वाले हम 3-4 महीनों में देखेंगे, बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, कई लोगों पर। हुँ। नहीं, वो होनी भी चाहिए। अब जिस तरह से जिस बेशर्मी से अयोध्या के राजा को प्रोजेक्ट कर रहा है हमारा हुँ। अखिलेश, वो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पहले कहते थे साहब कि अहंकार के कारण बीजेपी हारी है। अब तो भाई अखिलेश जी जो है वो अहंकार की प्रतिमूर्ति बनते दिख रहे हैं। जो कोई जब अरुण गोविल जय श्री राम कह रहे हैं तो उधर से वो जय अवधेश लगा रहे हैं नारा। हाँ, वो इसलिए हुआ ना कि मैंने बोला ना कि जब आप फ्लूक में जीतते हो, जो आपको विश्वास नहीं होता कि आप जीत सकते हो। जैसे पाकिस्तान एक बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। उन गधों को विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारी टीम ऐसा कैसे कर सकती है। तो इस बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। तो ये कोई अखिलेश यादव के, देखिए एक बात हमको और आपको, आपके दर्शक भी समझ ले कि कोई करिज्मेटिक लीडर नहीं है अखिलेश यादव, कोई मास पुलर लीडर नहीं है। एक बेस वोट अवश्य उनके बाप का बनाया हुआ, लेकिन ये वोट जो बढ़ गया उनका, चाहे कुछ जाटो वोट या मायावती का वोट शिफ्ट होना लोकसभा में, ये हो जाता है कभी कभी, 19-20 चीजें हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि उसके कारण आप हैं। कभी कभी फोटो इफेक्ट कहीं का कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन अब वो अहंकार ही इनको वापस, वही मैंने अंडे वाली कहानी सुनाई ना, वही अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस इसको वापस तोड़ेगा और आएंगे वापस वहीं पर जहां से चले थे। पुनः मुझको भव की कहानी चरितार्थ होगी। जी। जी। और बाकी महाराष्ट्र में देख रहे हैं आपके, महाराष्ट्र में तो अभी तक समझ में नहीं आया है कि भाई ये अजीत पवार जो है वो अब पूरी तरह से आमादा हो गए हैं आपको डिस्टर्ब करने में। नवाब मलिक को उन्होंने ले लिया है घोषित रूप से। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना? मेरे पास जो महाराष्ट्र का मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन संजय सर नजर आता है, आपको अजीत पवार को त्यागना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन आगे वर्स्ट हो सकती है। आप समझिए कि सत्ता का समीकरण कुछ ऐसे बने कि आपका शिवसेना का मिलकर 10-12 विधायक कम हो रहे हो और अजीत पवार को 10-12 विधायक आ जाएं। तब क्या आप ट्रस्ट के साथ कह सकते हैं कि अजीत पवार आपके साथ रहेंगे या अपने चाचा के साथ रहेंगे? दूसरी बात, ये वही मिस्टेक है जो आप जौनपुर में किए। कृपाशंकर सिंह को आपने टिकट दिया। सोचिए, हम लोग 6-8 महीने पहले से बोल रहे थे बहुत गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अब नवाब मलिक और भाजपा कहने को कह सकती है कि वो तो एनडीए का हिस्सा। अरे भाई, लेकिन एनडीए बीजेपी का हिस्सा है। एक तरफ आप अपने लिए चरित्र ढूंढते हैं, तो एक तरफ चिराग पासवान जैसे आदर्श को ढूंढने लगते हैं कि नहीं नहीं वो बड़ा अच्छा है, हमारे साथ ये करता है। नवाब मलिक को संघ, वीएचपी, बजरंग दल या हम जैसे लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बीजेपी के प्रवक्ता और ये लोग करेंगे अवश्य, लेकिन उस बदमाशी के वजह से, क्योंकि इसको बदमाशी ही माना जाएगा, उस बदमाशी की वजह से इनका कोर वोटर और दूर होगा, और दूर होगा तो फिर आप कहां पहुंचेंगे? हारेंगे। तो ये गलती सुधारना बहुत आवश्यक है। इससे अच्छा है, मैं कह रहा हूं, अगर इन लोगों ने अच्छे से राज ठाकरे को सपोर्ट किया, ग्रूम किया, समय दिया। राज ठाकरे ऐसा नहीं है कि फेल नेता है। पहले चुनाव में जब वो लड़ा था उसके 19 विधायक थे। होता है जब सर पर किसी का हाथ नहीं होता ना, तो पहली सफलता बहुत अच्छी मिले तो आदमी इधर उधर हो जाता है, बहक जाता है, भटक जाता है। अब संघ के शरण में है, वो बीजेपी में है, एनडीए में है। एक तरह से अगर अच्छे से उसको ग्रूम किया जाए तो मराठा वोटर्स को अपनी तरफ लेके आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, और आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ही कैन बी अनदर चिराग पासवान फॉर यू। आपको अच्छे से ट्रस्ट करना है और डेवलप करना है, ये काम वो करें। आपको लग नहीं रहा कि ये यद्यपि हम ये चाहते हैं लेकिन कोई संकेत तो ऐसा दिख नहीं रहा कि अजीत पवार को छोड़ने वाले? बिल्कुल नहीं दिख रहा। जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल ने इंडी अलायंस पर अपने सदन में बात करी है,
देख के तो लग रहा है कि भाई ये लोग उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ रहे हैं तो मैं तो एक सुझाव ही दे सकता हूँ। हम लोग तो भाजपा के हैं नहीं, क्या बाकी कहा प्रफुल्ल सलाह। पटेल ने? मैंने नहीं सुना। प्रफुल्ल पटेल वही एक्सपोज कर रहे थे शरद पवार की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को। तो उसी मराठी में था तो उतना समझ में नहीं आया। मैं भाऊत और शेखर सर का ये देख करके समझा कि बड़ा अग्रेसिव होकर के उन्होंने बोला है रिसेंटली। ये ठीक है कि उन्होंने बोला है, लेकिन सर प्रफुल्ल पटेल कौन है ये हम और आप नहीं जानते क्या? मेरे ही अपने एक चैनल के 2019, 20, 21 के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी को मैंने क्या क्या नहीं बोला है। तो मैं कैसे एग्री कर सकता हूं? आज ठीक है आपकी आंखें बदल गई हैं, लेकिन उससे आपका कोर वोटर जरूर दूर होता है। आपको ध्यान रखना है। आपने सोचा ही नहीं कि आप सब बात छोड़ दीजिए सर, महाराष्ट्र हार गई है, आप विदर्भ क्यों आ रहे इसकी विवेचना कर लो, आप महाराष्ट्र जीत जाएंगे। आप बीजेपी विदर्भ हार रही है सर, इससे बड़ी त्रासदी अब क्या ही हो सकती है? ये वो हो गया कि आप वाराणसी की सीट हार जाओ, आप लखनऊ हार जाओ, फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या आपके पास? आपका क्या आकलन है, क्यों हारी? सीधी बात है, कैडर के साथ कनेक्शन नहीं होना, संघ के साथ। जो संघ के लड़के ग्राउंड पर काम करते हैं इलेक्शन के वक्त, वो कोऑर्डिनेशन परफेक्ट ना होना, और जिस प्रकार के बयान थे ओवर कॉन्फिडेंस और वोटिंग ड्रॉप, क्योंकि वही कैडर आपको पहुंचाता है वोटिंग प्लेस पे, बूथ तक कि सर आपको वोट करना है। जेपी नड्डा जैसे अध्यक्ष का सुपर डुपर अपर फेलियर, और अभी भी आपको चिंता नहीं है कि 3 महीने बाद चुनाव है, कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो रातों रात तो मेक ओवर करेगा नहीं, उसको भी तो समय चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि सर मुड़ाते ही बोले पड़े, आपके 1.5 महीने अध्यक्ष के पास समय मिले और फिर चुनाव है, तो फिर क्या ही वो बदल पाएगा। जी जी, बिल्कुल सही है। और आपको कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या बीजेपी आईटी सेल में? देखिए, आईटी सेल में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी अग्रेसिव हुए थे और ये मोदी जी को फॉलो करती है, तो इस वजह से हमको दिख रहा है कि आईटी सेल एक्टिव नजर आ रही है। पर आईटी सेल का एक्टिव होना और उनका रीच, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है ना सर। उनकी अपनी खुद की रीच नहीं है। पहले वो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़े जिनकी रीच है, जिनके वॉइस में दम है, ये करना पड़ेगा उनको। उनको सीरियसली कुछ मीटिंग्स करनी होगी। सोचिए, जब हम लोगों ने बताया था कि लगभग 1 लाख लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस आईटी सेल में, तो उस वक्त हमने आपने भी हल्के में लिया, लेकिन वो बात और कंफर्म न्यूज जो थी हम लोगों ने जब चलाया था, उसका इंपैक्ट आज दिख रहा है ना सर। तो इन्वेस्ट करना होगा। आप सबसे परिपूर्ण हैं, फिर भी आप अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट इसी प्रकार के आएंगे सर। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।